हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द इंजीनियर स्टोरी। तो आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी के साथ, जो है यूनिट 3 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली टू वर्ड्स हैं, प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट। तो हम किस चीज़ को मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं? वो है प्रोजेक्ट का। ओके गाइज, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is the practice of planning, organizing and overseeing the execution of a project from start to the finish to achieve specific goals in defined constraints such as time, budget and resources. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? हमें प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है एंड ओवरसीइंग करना है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, उसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें ये देखना है कि जो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कहाँ तक करना है, हमें स्टार्ट से लेके फिनिश तक उसको एग्जीक्यूशन को देखना है कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है या नहीं है, टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। तो प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। और जो गोल है वो किसके अंदर कर रहे हैं हम? डिफाइंड कंस्ट्रेंट के अंदर। वो डिफाइंड कंस्ट्रेंट के अंदर रहते रहते क्या कर रहे हैं? वो है टाइम, बजट एंड रिसोर्सेज। तो हमें टाइम के अंदर अंदर रहते रहते काम करना है, बजट के अंदर रहते रहते काम करना है और रिसोर्सेज के अंदर रहते रहते, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला, प्रोजेक्ट सेल्फ। तो प्रोजेक्ट खुद में एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि प्रोजेक्ट है वो क्या है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो किस लिए होता है? कि क्रिएटिंग अ यूनिक प्रोडक्ट। उस किसी भी यूनिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई यूनिक सर्विस होगी या कोई यूनिक रिजल्ट होगा, वही हमारा प्रोजेक्ट होता है। अब ये जो होता है इसको बनाने के लिए पीछे हमें क्या चाहिए होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हम बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं हम क्या बना रहे हैं, स्पेसिफिसिटी उसकी। ठीक है, मीजरेबल गोल्स दी प्रोजेक्ट मस्ट अचीव। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को क्या गोल्स, क्या चीज़ों को अचीव करना है, क्या उसको बनाने के पीछे की इंटेंशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स उस प्रोजेक्ट की। ओके, देन उसके बाद आता है थर्ड कंस्ट्रेंट। तो वो किन कंस्ट्रेंट के अंदर रहते रहते बनाना है? पहला तो स्कोप, कि उसको उन पर्टिकुलर स्कोप के भी अंदर रहते रहते बनाना है, हमें स्कोप से भटकना नहीं है। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है वो बन किसके लिए रहा है? किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बनना है, और वो बंदा वही चाहेगा कि वो जो बनना है उसका प्रोजेक्ट वो वही बने जो वो चाहता है। ये नहीं है कि उसने बताया कुछ है और बन कुछ गया। फिर उसके बाद आता है टाइम। तो जो भी बनना है प्रोजेक्ट वो टाइम या डेडलाइंस के अंदर अंदर बनना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट, बजट। स्पेसिफिकली तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बना है उससे पहले उसका बजट पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि उसका क्या बजट रहने वाला है। उसके बाद है फिर हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी चीज़ बननी है ये नहीं है कि वो कुछ भी हमने बनाकर रख दी, उसके पीछे एक क्वालिटी या एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो भी बनना है वो चीज़ पर्टिकुलर क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते रहते बने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, तो वो है फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फेसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली इसके कुछ फेसेस हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो फेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव यही है कि रिकॉग्नाइज अ प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी और नीड। ठीक है, प्रोजेक्ट की क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की। ठीक है, किस स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाई मार्केट डिमांड। पहले देखना है मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, कितने लोग उस प्रोजेक्ट को चाहते हैं। कस्टमर नीड, क्या लोगों की को जरूरत है उस प्रोजेक्ट को। क्या पता कि लोगों को जरूरत है नहीं, मार्केट में डिमांड, और मार्केट में डिमांड कहाँ से ही? कस्टमर नीड से आएगी, तो मार्केट में डिमांड भी लो हो जाएगी। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और पूरी ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है उस चीज़ को लेकर। फिर आता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटकम्स। तो उस चीज़ को अगर आपने देख लिया तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव बनाओ कि आपको बनाना क्या है, उसके बाद किन किन चीज़ों के अंदर रह रहकर उसको बनाना है। एंड डिजायर्ड आउटकम, एंड जब वो बनेगा तो उसका आउटकम्स क्या क्या आएंगे। एसेस रिस्क एंड फिजिबिलिटी एट ए हाई लेवल। तो पहले ही देख लो, कहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रिस्क, बड़े बड़े रिस्क आ सकते हैं। अभी हम छोटे रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजर रिस्क को देख रहे हैं कि जो आ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन का मतलब है डेवलप अ क्लियर प्रोजेक्ट कंसेप्ट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी मिल गई कि हाँ आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये बनने लायक है। अब ये बनने लायक है तो उसके लिए आपको एक क्लियर प्रोजेक्ट का कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। ये बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा डिफाइन स्कोप एंड बाउंड्रीज। जब आप उसकी स्कोप और बाउंड्रीज बना दोगे तो आपके पास एक स्पेसिफाइड एरिया है जिसके अंदर रहते रहते आपको काम करना है, तो इससे काम इजी बनेगा और
अच्छा भी होगा, आपको पता है कि आपको इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर काम करना है। फिर आता है क्रिएट अ प्रिलिमिनरी स्ट्रेटेजी। तो आपको पता है कि स्कोप ऑफ बाउंड्रीज के अंदर रह के बनाना, तो आपको स्ट्रेटजी अब बनानी है कि भाई बनाना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कितना पैसा लगेगा, ऑपरेशन कौन कौन करवाएगा, अगर किसी बंदे की ज़रूरत है तो उसको बुलाया जाएगा, ये सब। फिर आता है एवेल्युएट पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस। सेम वही कि जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में हाई लेवल पर कर लिया था, यहाँ पर मीडियम लेवल पर करेंगे कि भाई अब हमें ये देखना है कि हम जो प्रोसेस के अंदर काम कराएंगे वो उन प्रोसेस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। इसके बाद आता है अप्रेजल। तो अप्रेजल का सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है इवेल्युएशन। किसी भी चीज़ का अगर इवेल्युएशन आप करा रहे हैं तो वो अप्रेजल कहलाता है। तो जिस भी शब्द के आगे अप्रेजल लग जाए तो समझ लीजिए उसका मतलब है इवेल्युएशन कराना उस चीज़ की। तो थर्ड अप्रेजल के अंदर हम इवेल्युएट करेंगे कई सारी चीज़ों का। तो एनालाइज वायबिलिटी बिफोर कमिटिंग रिसोर्सेज। तो कुछ भी रिसोर्सेज देने से पहले हम उनकी वायबिलिटी देखेंगे, ठीक है, कि वो देने के लिए कितना सही है इवेल्युएशन। की स्टेप्स क्या है, कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराया जाता है कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उससे पहले कि भाई कॉस्ट जितनी हम लगाएंगे क्या उस पर बेनिफिट मिलेगा हमें, ठीक है। सेकेंड है एक्सेस फाइनेंशियल वायबिलिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियली कितना वायबल है प्रोजेक्ट, ठीक है। पहली बात उसके अंदर क्या क्या आता है, ROI एंड ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मतलब जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उस पर कितना हमें रिटर्न मिल जाएगा, ये सब। और तीसरा है ये यूज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, ये सब उसके लिए कैलकुलेट करे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, कहते हैं कि बेसिक क्राइटेरिया थे, और ऐसे है ना अभी हमारे पास थोड़े और क्राइटेरिया भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो फेज 4 इसका आता है सिलेक्शन। तो आपने अभी लास्ट स्टेप में जैसे पढ़ा कि हमने है ना अप्रेजल कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया चीज़ों का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इवेल्युएट करने के बाद आपको पता है चीज़ें क्या क्या हैं। अब हम यहाँ पर चूज द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन, कि आपने प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी से लेके सब चीज़ें जब ढूंढ ली हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे जिसके अंदर ऑप्टिमल चीज़ें रहें और सबसे बेस्ट हमें आउटकम मिले। इसके लिए पहला क्या है, कंपेयर अल्टरनेटिव अगेंस्ट प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके अंदर रहते रहते गोल्स और रिसोर्सेज के अंदर देखो अलाइनमेंट क्या करना है, गोल्स और रिसोर्सेज से हमें हटना नहीं है, और उसके अंदर रहते रहते ये जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उस काम को करने के वो हम देखेंगे। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर है ना अलग अलग टेक्नोलॉजीज लग रही हैं, तो आप कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी का उसके अंदर यूज कर सकते हो। अगर कोई प्रोजेक्ट है आप उसके अंदर जावा से बनाओगे या उसके अंदर पाइथन से बनाओगे, वो चीज़, ठीक है। बनाना आपको कोई वेबसाइट वेब डेवलपमेंट करना है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट करना है, तो आप जावा से उसको डेवलप कर रहे हो या पाइथन से डेवलप कर रहे हो, वो चीज़ किसके अंदर आपको ईजी पड़ेगा, या अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, या आपके पास रिसोर्सेज जिस हिसाब से, तो आपको वो देखना पड़ेगा। फिर वही है प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक फिट। तो आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इजीली किससे बन जाएगा और स्ट्रेटेजिकली किस में ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इन सब के अंदर। तो सिलेक्शन के अंदर ये होता है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। आपने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, एवेल्युएट कर ली हैं, उसके बाद आपके पास आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर क्या है, एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट प्लान। तो अभी जो प्रोजेक्ट बन चुका है, मतलब प्रोजेक्ट प्लान बनाया आपने, उसको आपको इम्प्लीमेंट कराना है चीज़ों का। उसके लिए डेवलप अ डिटेल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस करानी है, कौन करेगा, ये सब चीज़ें, उसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा। असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सभी लोगों को उनके पर्टिकुलर टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी कि उनको क्या क्या करना है। फिर आता है अलोकेट रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाएगा, बजट, ठीक है, रुपये बांटे गए। जैसे कहते हैं किसी को पर्टिकुलर API खरीदी, किसी को डिज़ाइनिंग के अंदर करना है, डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है, फिग्मा का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो सब चीज़ें। फिर आता है फेज 6 मैनेजमेंट। अब सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने लगी है, बनने लगा है सब कुछ। अब हमारे पास मेन काम आता है कि हम उसको मॉनिटर करें, उसको कंट्रोल करें। मॉनिटरिंग के अंदर हम उसकी पूरी ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस को, ठीक है। ट्रैक करने के लिए गैंट चार्ट वगैरह ये कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर जो भी प्रोग्रेस होती है उनको लिखा जाता है। फिर आता है मैनेज रिस्क एंड चेंजेस, ठीक है, जो भी रिस्क आए या इशूज़ आए उन सबको पहले देखा जाए, फिर उसको मिटिगेट किया जाए। फिर आता है कम्युनिकेट अपडेट टू स्टेक होल्डर्स। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका पूरा हक बनता है कि लोगों को पता हो कि कहाँ तक प्रोग्रेस है। और पता है ये चीज़ें बताएं, जब तक बताओगे नहीं तब तक कस्टमर और मतलब तब तक डेवलपर या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रहा है उसमें और स्टेक होल्डर्स के बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं बन सकता।
जितना अच्छा बॉन्ड होगा तो आपकी तरफ से अगर कोई डिमांड आई, जैसे अगर कि आपको फंडिंग थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए, तो वो ईजिली बढ़ सकती है, क्योंकि फिर वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो चुका है। और इसके अंदर लास्ट आता है मैनेजमेंट में, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर टेस्टिंग करी जाएगी प्रोजेक्ट की और रिव्यू करा जाएगा। अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड क्लोजिंग प्रोजेक्ट्स व्हाइल इंश्योरिंग दे मीट गोल्स, डेडलाइंस एंड बजट्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक प्रोफेशनल पर्सन है। ठीक है, अब वो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल जो पर्सन है वो एक डेवलपर भी हो सकता है, या फिर एक पर्सन है जिसने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया हुआ है। तो वो क्या करेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा किन किन चीज़ों के लिए, कि वो प्लान करेगा, जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसको प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा वही। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा टेस्टिंग वेस्टिंग के बाद, फिर इस प्रोजेक्ट को क्लोज करेगा। क्लोज करने का मतलब हैंड ओवर कराएगा उन स्टेक होल्डर्स को, व्हाइल इंश्योरिंग। अब ये नहीं है ना कि कुछ भी प्रोजेक्ट बना उसको एग्जीक्यूट कराया और आपने दे दिया। आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि दे मीट गोल्स, डेडलाइंस एंड बजट, कि वो गोल्स, डेडलाइंस और बजट के अंदर रहते रहते ही हो रहे हैं। दे एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, टीम एंड रिसोर्सेज। तो ये वही मैंने बताया ना कि ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, जिनके बीच में स्टेक होल्डर्स जो पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टीम जो उनको बना रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट को, और ये क्या है तीसरा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर मशीन्स आ गई, ठीक है, ऊपर से फंड हो गए, फंड्स हो गए, इस तरीके, और कहते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, टू डिलीवर सक्सेसफुल आउटकम, और सक्सेसफुली हमें आउटकम्स मिल रहे हैं। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर क्या हो गया? पहला तो यही है प्लानिंग करता है वो, प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेगा और डिलीवरेबल्स देगा कि क्या बनना है, एंड में जाकर वही हैंड ओवर करेगा। ऊपर से क्रिएट टाइमलाइंस, बजट, मतलब गैंट चार्ट वगैरह बनाएगा प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए बजट्स बनाएगा, कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, और रिसोर्सेज प्लान कि किस किस को कौन कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे। दूसरा है कि उसको लीडर बनना पड़ता है, उसको लीडिंग होना पड़ता है। जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर लीडिंग नहीं होगा तब तक सब लोग उसके अंदर रह के काम कैसे कर पाएंगे? जब वो ऐसा करेगा तो वो करेगा मोटिवेट एंड गाइड टीम टुवर्ड शेयर्ड गोल। तो वो पूरी टीम को एक गोल्स जो है, उनके शेयर्ड गोल्स हैं, उसके आगे उसकी तरफ पुश करेगा। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फोस्टर कोलैबोरेशन। अब जहाँ इतने सारे लोग हैं तो उनके बीच में है ना, उनके अलग अलग माइंड्स में अलग अलग आइडियाज आ रहे होंगे, तो आइडियाज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है। तो ऐसे में एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो उन सब कॉन्फ्लिक्ट को दूर करे। तीसरा है हमारे पास एग्जीक्यूशन। तो ओवरसी टास्क कंप्लीशन एंड इंश्योर अलाइनमेंट विद द प्लान। ठीक है, तो वो ओवरसी करता है टास्क को, कहते हैं कि टास्क सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड इंश्योर करता है अलाइनमेंट विद द प्लान की सब सारी चीज़ें अगर प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए वो मेथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, अजाइल, वाटरफॉल, हाइब्रिड, ये आपने SPM में पढ़ी होंगी, तो समझाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। वाटरफॉल जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग फेस आते जाते हैं कि जो भी है फिर आप कर लेना जो भी है। टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब प्रायोरिटाइज टास्क, ट्रैक प्रोग्रेस एंड एडजस्ट शेड्यूल्स टू अवॉइड डिलेज। तो आपको जो टास्क है उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ट्रैक करनी होगी प्रोग्रेस को, कहते हैं कि वो कितने हो चुके हैं, कितना काम हो गया है, कितना बचा हुआ है और कब तक हो पाएगा, एंड एडजस्ट शेड्यूल। तो उसके लिए शेड्यूल्स भी बनाने पड़ेंगे कि भाई मैंने तुम्हें आज प्रोजेक्ट दिया है, मुझे 7 दिनों बाद ये पूरा होना चाहिए, आपको जो मॉड्यूल मिला हुआ है। तो इस तरीके से ना डिले नहीं होते हैं चीज़, तो लोग भी है ना डेडलाइन के अंदर रह के काम जल्दी करते हैं और सही करते हैं। फिर है बजट कंट्रोल। बजट कंट्रोल का मतलब वही है कि जो भी कॉस्ट वगैरह हो रही है उन सबको मॉनिटर करना, अलोकेट रिसोर्सेज, लोगों के बीच में रिसोर्सेज को बांटना इफिशिएंटली, ठीक है, एंड प्रिवेंट ओवर स्पेंडिंग, ऊपर का खर्चा ना बढ़े ज़्यादा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आता है मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, चार्ट्स वगैरह बनते हैं, रिस्क लॉग बनते हैं, गैंट चार्ट बनता है, रिपोर्ट्स बनती हैं। तो उन डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए भी एक इंसान चाहिए। कोई भी चीज़ बिना डॉक्यूमेंटेशन की बनती है तो उसमें दिक्कत आती है। मेंटेनेंस, ठीक है, इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिलीवरेबल्स। अब ये भी है, ये कहते हैं कि जो भी चीज़ बनता है, बन रही है, कि वो मेंटेनेबल है कि नहीं है। ये थोड़ी ना कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाकर रख दिया, बस सौंप दिया, उसके बाद पता चल रहा है कि 10 दिन बाद बिल्कुल बंद पड़ गया, चल ही नहीं पा रहा है। तो वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी चीज़ बन रही है वो फ्यूचर में आगे काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मेंटेनेबल है कि नहीं है। तो वही जो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई ना, वही की स्किल्स के अंदर आ गई उनकी।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, पर्सनल मैनेजमेंट कि खुद से लीडरशिप वगैरह, फ्लेक्सिबिलिटी के वो चेंजेस के ऊपर अडेप्ट कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन इजीली कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, कोई डिसीजन ले सकता है। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ठीक है, वो नया सोच सकता है, कुछ नया माइंड सेट से चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, या कोई नई चीज़ चाहिए ना तो उसको वो कर सकता है, उसमें इम्प्लीमेंट करा सकता है। एग्जाम्पल सिनेरियो में हम एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं कि एक मोबाइल ऐप बनना है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करेगा, पहले प्लान करेगा, प्लान करने के लिए डिफाइन फीचर करेगा, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, स्कोप क्या है उसका, सेट अ 6 मंथ डेडलाइन, ठीक है, एलोकेट डेवलपर्स। अब अलग अलग डेवलपर्स हैं, जैसे किसी को डिज़ाइन दे दिया, किसी को डेटाबेस दे दिया, ठीक है, किसी को ऐप को डेवलप करने को दे दिया कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ उसका जो भी है, ठीक है। फिर क्या होता है, लीड करता है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, डिज़ाइनर, डेवलपर, टेस्टर, इन सबको कोऑर्डिनेट करेगा वो, एग्जीक्यूट करवाता है सारी चीज़ें, ठीक है, और एंड में क्या होता है, वो कौन कंट्रोल कराता है कि जो भी चीज़ें वो ट्रैक बजट, ठीक है, बजट के अंदर रह के ही हो पाए वो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ऊपर से डिले रिस्क होता है, कोई भी रिस्क ना आए उसके अंदर। अगर कहते हैं डिले रिस्क का मतलब जैसे प्रोजेक्ट जो है अगर आपका डिले कर रहा है तो उसको रोकें, ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। नाउ अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स फेजेस। ओके, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से सीधा सीधा मतलब यही है कि वो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द स्टेजेस ए प्रोजेक्ट गोज थ्रू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके फिनिश के बीच में जो भी होता है गोज थ्रू, वो उसकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए और क्लोजिंग प्रोजेक्ट इफिशिएंटली। प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट कराना, उसके बाद उसको डिलीवर करना इफिशिएंटली, ठीक है। अब इसकी कहते हैं फेजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला फेज है इनिशिएशन फेज। तो जो भी प्रोजेक्ट है उसको इनिशिएट करना। इनिशिएट करने के लिए पहली चीज़ वही आती है कि ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं उसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के साथ साथ क्या है, पहले उसका वैलिडेट करना है फीजिबिलिटी, कि भाई फीजिबल है या नहीं है। मेन चीज़ पहले फीजिबिलिटी ही लो कि फीजिबल है या नहीं है प्रोजेक्ट। अगर फीजिबल है, उसका पर्पज़ क्या है उसको बनाने के पीछे। तो फीजिबिलिटी भी अलग अलग तरीके की होती है कि पहली होती है टेक्निकल फीजिबिलिटी, कि टेक्नोलॉजिकल वो फीजिबल है, बन सकता है या नहीं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में यूज़ हो सकती हैं, अगर यूज़ हो भी सकती हैं तो क्या हम पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं या नहीं, फाइनेंशियली हम एबल हैं उसको खरीदने के लिए इस बजट में। फिर आता है प्रोजेक्ट चार्टर। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज में ही हम उसका फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं कि जो भी काम बनाएंगे, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें। फिर आता है प्लानिंग फेज। तो प्लानिंग फेज के अंदर क्या होता है, क्रिएट ए रोड मैप फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो भी कुछ एग्जीक्यूट हमें कराना है उसके लिए पहले एक रोड मैप बनाना होगा कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर उसके अकॉर्डिंग चलना है तो की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, पहले स्कोप डेफिनेशन की लिस्ट फीचर की, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह चाहिए पहले वो हमें बता दें कि क्या क्या फीचर होने चाहिए। अगर जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स पता है तो वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली हमने यहाँ पर। फिर आता है रिसोर्स एलोकेशन, कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग लोगों को बांट दिए जाएँ। डेवलपर्स को अलग बांट दिया जाए, ठीक है, डिज़ाइनर्स अलग कर दिए हमने, बजट अलग कर दिया, फिर बजट को एलोकेट कर दिया इनके बीच में, ठीक है। अलग अलग सिस्टम्स हैं वो भी दे दिए हैं। फिर आता है शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में क्या है, सेट डेडलाइंस। हमने हर एक काम के लिए अलग अलग डेडलाइंस लगा दी कि डिज़ाइनर को बोल दिया आप 1 महीने के अंदर हमें पूरे डिज़ाइन तैयार करके दो, और डेवलपर्स को बोल दिया कि आपको 3 महीने देता हूँ मैं, ये 3 महीने के अंदर आपको पूरा कंप्लीट करके देना है, ठीक है। अब क्या है, कहते हैं कि 1 महीना डिज़ाइनर पूरा लगाएगा डिज़ाइन करने के लिए, फिर उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डिज़ाइनर डेवलपर्स हैं वो कंप्लीट डेवलपमेंट करेंगे जो भी उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है। उसके बाद कितना टाइम हो गया हमारे पास, 4 महीने का हो गया। तो 4 महीने के अंदर ये पूरा बन जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो तो 5 महीने डिले पीरियड के साथ। फिर उसके बाद 2 महीने हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं कि टेस्टिंग प्रॉपर्ली हो जाए। अगर प्रॉपर्ली टेस्टिंग हो जाती है तो हमारे 6 मंथ के अंदर हम उसको डिलीवर कर देंगे, और वो भी डेडलाइन के साथ। नाउ नेक्स्ट फेज है एग्जीक्यूशन फेज। हमने सब प्लान तो कर लिया है, बट उस प्लान के बाद मेन चीज़ होती है उसको एग्जीक्यूट कराना। तो एग्जीक्यूशन फेज क्या होता है, इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट प्लान। तो जो भी प्रोजेक्ट प्लान आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको कराना कि भाई अब तुम बैठो डेवलपमेंट करो, अब तुम डिज़ाइन बैठ के करो, ठीक है। तो ये सब कराना, कहना अलग है, कराना अलग बात होती है।
की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टीम कोऑर्डिनेशन, टीम को कोऑर्डिनेट कराना, डेली स्टैंड अप, डेली मीटिंग कराना, टास्क असाइनमेंट, डेली टास्क दे दिए हमने, आज आपको ये करना है, आपको आज ये करना है, ठीक है। टास्क एग्जीक्यूशन, ठीक है, कोडिंग, वही मैंने बताया, कोडिंग, यूआई यूएक्स टेस्टिंग, सबको अपने अपने टास्क दिए हुए हैं, वो एग्जीक्यूट कराना। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज के अंदर क्या आता है, ट्रैक प्रोग्रेस एंड मिटिगेट रिस्क। तो जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको हमें ट्रैक करते रहना है टाइम टू टाइम, कि भाई आज कितनी प्रोग्रेस हुई, कल कितनी प्रोग्रेस हो रही है, परसों कितनी होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं ना हमें मॉनिटर करनी है, ठीक है। परसों कितनी हुई थी, तो मिटिगेट रिस्क, जो अगर कोई रिस्क आता है तो उसको मिटिगेट दूर करना है, ठीक है। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, कंपेयर एक्चुअल से प्लान टाइमलाइन, जो एक्चुअल टाइमलाइन और प्लान टाइमलाइन के बीच में कितना आ रहा है डिफरेंस, बग वगैरह आते हैं तो उनको दूर करना, एड्रेस डिलेज, ठीक है, जो भी डिलेज वगैरह आ रहे हैं उनको दूर करना। अब एंड में आता है क्लोजर फेज। तो क्लोजर फेज का मेन वही होता है कि फॉर्मुलाइज प्रोजेक्ट कंप्लीशन। आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया है, अब उसका प्रॉपर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आप बनाओ। उसके बाद है ना, जो भी आपका स्टेक होल्डर है या जो भी आपका वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीद रहा है उसको हैंड ओवर कर दो, ऊपर से डिप्लॉय कर दो ऐप स्टोर पर, चाहे तो जो जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। उस पर से एक चीज़ होती है क्लोजर फेज की, लेसन लर्न। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो कुछ भी की लर्निंग सीखी है वो सब आप अपने पास में डॉक्यूमेंट्स करें, सक्सेसेस, फेलियर्स, जो भी आपने की लर्निंग की, जिससे आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर उस चीज़ को और अच्छे से कर सकें। इसके लिए चलो एक इजी सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो पहला आता है इनिशिएशन फेज, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला है कहते हैं स्टेक होल्डर प्रपोजल वेबसाइट टू बूस्ट सेल्स। तो उनकी स्टेक होल्डर्स हैं, किसी ने एक बिजनेस किया है, मान लो जैसे कि आजकल है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं, ये कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते तो वो क्या करते हैं, पहले उन्होंने सोचा, कहते हैं कि चलो हमारा प्रोडक्ट हम ऐसे जो मार्केटिंग से कर रहे हैं उनकी कॉल कर दो हमारे नंबर पे तो हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो वो तो सही था, और उन्होंने सोचा कि अगर एक बेटर हमारे पास वेबसाइट हो जहाँ पर जाके लोग प्लेस कर सकें ऑर्डर, तो हमारी सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कौन इतना बंदा कॉल करे, कॉल करने में इतना सोचेगा, कहते हैं आसपास भीड़, मतलब साउंड वगैरह इतना क्यों कॉल करूँ, तो वो सब चीज़ें। तो उसके लिए इनिशिएशन फेज के अंदर उन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी, फिर उसको हमने फिजिबिलिटी एनालिसिस किया, ठीक है, और कंफर्म कर लिया हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि कितना पैसा आ जाएगा वापस। फिर हमारा क्या है, प्लानिंग करी, उसकी प्रोजेक्ट लिस्टिंग करी, कार्ड बनाई उसकी कि कार्ड बनेगी उसके अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट कौन कौन से लिस्ट हैं उसके अंदर उनके साइट में। पेमेंट इंटीग्रेशन किया हमने, पेमेंट एपीआई लगा दिया, बजट हमने डिफाइन किया कि कितना बजट है, और टाइमलाइन बना दी। फिर आता है एग्जीक्यूशन। फिर है ना अलग अलग डेवलपर को बताया, कहते हैं कि रिएक्ट जेएस आप यूज़ करो फ्रंट एंड के लिए, नोड जेएस बैक एंड के लिए, और फिर उसके बाद टेस्टर्स को बोल दिया कि आप क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल रन करो। मॉनिटरिंग फेज के अंदर वीकली, मतलब हर वीक है ना रिव्यू किया जाता है कि आप काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। पेमेंट गेटवे डिले रिजॉल्व बाय स्विचिंग प्रोवाइडर्स। अब पेमेंट गेटवे जिस प्रोवाइडर से लिया था वो कुछ गड़बड़ी कर रहा था, तो आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया मॉनिटरिंग फेज में। फिर आता है क्लोजर के अंदर है ना जो भी साइट थी आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब उसको हैंड ओवर कर दिया और अपने पास एक साथ में रखिए। तो बस इतना सा है कि पहला इसको ना इजीली याद करना है ना, ऐसे याद करना, IPEMC, इससे याद हो जाएगा। इनिशिएशन, I फॉर इनिशिएशन, P फॉर प्लानिंग, E फॉर एग्जीक्यूशन, M फॉर मॉनिटरिंग एंड C फॉर क्लोजर। इसको याद करने के लिए बस आंख बंद करो, IPEMC। इसके साथ साथ तो मैं ना कुछ ग्राफ भी बता देता हूँ। इसके अंदर है ना ये थोड़ा गड़बड़ है, जो क्वांटम से लिया था ना मैंने, इसलिए है थोड़ा सा गड़बड़। उसने ना 2 फेज जोड़ दिए हैं, मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिखे हैं, और जितने भी ये बनाए हैं ना मैंने नोट्स, ये सब ChatGPT के थ्रू और बाकी बुक्स वगैरह के रेफरेंस से ही बनाए हैं, तो बेटर है ये। अब यहाँ क्या है, ये फेज 3 और 4 यहाँ पर कंबाइंड है। यहाँ पर मान के चलो एक इमेजिनरी लाइन है जो फेज 3 और फेज 4 को अलग करती है, और ये हमारा फेज 5 है। तो वही है कि किसके बीच में है ग्राफ, ये है अमाउंट, कितना पैसा पर मैन आवर स्पेंड हुआ है, पर मतलब हर घंटे कोई अगर बंदा काम कर रहा है तो उस पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर के बीच में तो पहला फेज इनिशिएशन फेज होता है, तो भाई इनिशियली तो भाई कोई पैसा खर्च नहीं किया किसी बंदे के ऊपर कंपनी ने, तो जीरो है। फिर धीरे धीरे जब इनिशिएशन के लिए जब फिजिबिलिटी एनालिसिस वगैरह करे तो पूरी एनालिसिस टीम जो होती है उसका धीरे धीरे पैसा आया, ठीक है, खर्च होना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही हमने प्लानिंग करना स्टार्ट की तो और पैसा खर्च होना किया, क्योंकि हमारी टीम और बड़ी होती जा रही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब तक एग्जीक्यूशन आता है तो एग्जीक्यूशन में और पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होने लगता है, क्योंकि यहाँ APIs वगैरह हमने सारी चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है।
अब जब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बग्स वगैरह आएंगे, बग्स जो भी है, रिस्क वगैरह है, तो उनको भी हमें मिटिगेट करना है, तो उसके लिए भी उतना पैसा ही लग जाता है। तो इसलिए देख रहे हो एकदम बीच में जाकर आएगी लाइन, इसीलिए यहाँ पर, जिससे है ना यहाँ पर उसी स्केल पर, जिस स्केल पे हमने फाइनल में काम किया, उसी लेवल पे हमको उनको है ना मॉनिटर भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर पे अपने आप कम होता जाता है, फिर हमें लोगों के ऊपर खर्चा कम करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि टीम कम हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे फेज 5 क्लोजर आ गया, तो क्लोजर तक एंड तक आते आते वो सब खत्म हो जाता है, पैसे देना मतलब पैसे खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, क्योंकि कोई इंसान तभी तक काम करेगा जब तक उसको रुपए मिल रहे हैं। देन उसके बाद हमारे एक और ग्राफ है, यह है टाइम और क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर के बीच में, कि टाइम के हिसाब से कितना एक्सपेंडिचर होता जाता है। तो डिफाइन करने में इतना हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना कमी हुआ है डिफाइन करने में, डिज़ाइन करने में थोड़ा पैसा और खर्च होता है, फिर काम को डू करने में, कंप्लीट करने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर एंड में डेवलप, डू इट करने के बाद डेवलप डेट, ठीक है, डेवलप हो चुका है, तो वो स्टेट हो गया जितना भी है, और उसके बाद ख़त्म ही है ये जितना भी पैसा है हमारे पास। अब इसके बाद है ना कुछ मेन गिनती के टॉपिक्स हैं जो आपके लिए मेन हैं, और आपको है ना बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं ये। तो मेन चीज़ है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब, तो प्रोजेक्ट मतलब पता है कि प्रोजेक्ट हमें जो भी मिल रहा है बनाने को। दूसरा है अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है? तो अप्रेजल को समझने के लिए मेन चीज़ यही है कि इवैल्यूएशन, अप्रेजल का मतलब ही इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना ही प्रोजेक्ट अप्रेजल है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सिस्टमैटिकली करेंगे, कंडक्टेड बिफोर इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका है ना सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन करना, टू एक्सेस इट्स वायबिलिटी अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस, ठीक है। उसकी अलग अलग डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, अब अलग अलग डायमेंशंस कैसे हो गई, जैसे उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, ठीक है, सोशली बेनिफिशियल है या इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं है। ये सारी इसकी डायमेंशंस हैं कि भाई टेक्नोलॉजी है या नहीं है, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, प्रोजेक्ट के लिए फंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या उससे सोसाइटी को फायदा होगा या नहीं, वो किसी को वो नुकसान तो नहीं हो रहा है जो हम बना रहे हैं, ठीक है। एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है या नहीं है, तो ये चीज़ है। तो जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों को ही इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो अप्रेजल का मेन काम वही है कि आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, फॉर्म के अंदर मतलब कंप्लीट कर लेना है ये सारी चीज़ें, कि इवैल्यूएशन जो भी आप कर रहे हो हर चीज़ की। अब हम देखते हैं कि स्टेजेस क्या होते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के, ओके। तो पहला है फिजिबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। तो हम पहले फिजिबिलिटी का असेसमेंट करेंगे। कि वो फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबिलिटी आप किन चीज़ों की बेसिस पर करोगे, तो बेसिकली वही करते, मैंने बताया जैसे आपको कि टेक्निकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि टेक्निकली टेक्नोलॉजी हमारे पास या नहीं है और पैसा है या नहीं है, ठीक है। पैसे के अंदर अंदर काम हो जाएगा और टेक्नोलॉजी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस एग्जाम्पल ले लो, चेक इफ सोलर फार्म कैन बी बिल्ड विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड लैंड, ठीक है। तो सोलर जो फार्म बनाना है तो वो कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ठीक है, और लैंड उसके लिए प्रॉपर मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हमें चाहिए जगह ज़्यादा, ठीक है, फार्म बनाने के लिए, हमारे पास लैंड ही नहीं है, हमने मंगा सोलर पैनल लिए बहुत सारे, तो उसका भी कई फ़ायदा लगाओगे कहाँ पर। फिर आता है रिस्क एनालिसिस, ठीक है। सेकंड है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कि जो भी पोटेंशियल रिस्क आ सकते हैं, फाइनेंस में आ सकता है, पैसे में, ठीक है, ऑपरेशन में और मार्केट में। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ स्टार्टिंग में मतलब सस्ती थी, ठीक है, अचानक से वो महंगी हो गई जब आपने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट, तो ये सब देखना। एक्सेसिंग सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन फॉर अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो सप्लाई चेन जो है उसके अंदर है ना गड़बड़ी आ रही है, तो वो सब देखना। ये प्रोजेक्ट अप्रेजल के स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा हमें। अप्रेजल का मतलब स्टार्टिंग में एवेल्यूएट कर रहे हैं तो हमें देखना है कि सप्लाई चेन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि हम जब आगे चल के मतलब हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चाहिए होगा या इधर से उधर पहुँचाना है। फिर आता है इकोनॉमिक इवोल्यूशन। इकोनॉमिक इवोल्यूशन में क्या है, एनालाइज ब्रोडर सोसाइटल बेनिफिट्स, ठीक है, कि हम देखेंगे, कहते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे जीडीपी मतलब सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ आ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ये सब चीज़ें।
ए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड पॉल्यूशन। जैसे मेट्रो बनी, मेट्रो बनने से क्या हुआ कि लोगों ने मेट्रो को यूज़ करना स्टार्ट किया, पब्लिक ओन ट्रांसपोर्ट जो भी है वो कम करा, ठीक है, अपनी बाइक वगैरह ले आना, कार वगैरह ले आना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है मार्केट एंड स्टेक होल्डर एनालिसिस। तो मार्केट एंड स्टेक होल्डर एनालिसिस में क्या है, स्टडी डिमांड कंपटीशन एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। तो स्टडी डिमांड करी कि डिमांड कैसी है, लोगों की डिमांड है भी या नहीं है उस प्रोजेक्ट को लेकर, अगर नहीं है तो क्यों उसको बनाना। कंपटीशन देखना कि आपके कॉम्पिटिटर हैं, अगर कॉम्पिटिटर हैं तो आपको उनसे कहीं ना कहीं तो अच्छा करना पड़ेगा, तो आप क्वालिटी में अच्छा करोगे, क्वांटिटी में अच्छा करोगे, किस चीज़ में अच्छा करोगे। एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, तो इन स्टेक होल्डर पैसा कोई फंड करने को तैयार भी है प्रोजेक्ट में, ये सारी चीज़ें। सर्वेइंग कस्टमर बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू ईवी मॉडल, ठीक है, लोगों से जाकर है ना पता करना कि आप ईवी में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो उसको करने से पहले लॉन्च। देन हमारे पास ये है एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंट और सोशली लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों के लिए अच्छा से अच्छा हो सके। इवैल्यूएटिंग डिफॉरेस्टेशन रिस्क फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट, कि यार पेड़ नहीं कटें हाईवे रिस्क के लिए, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनेंशियल अप्रेजल, तो फाइनेंशियल अप्रेजल के अंदर वही चीज़ आ गई जैसा मैंने बताया कि हमें पहले देखना पड़ेगा, कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उसके अंदर, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कैश फ्लो कैसे चल रहा है, ब्रेक इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टूल्स के अंदर वही नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, पे बैक पीरियड, ठीक है, कैलकुलेटिंग 5 ईयर ROI फॉर अ स्टार्टअप। कोई स्टार्टअप है उसके अंदर हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो 5 साल के अंदर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, ठीक है, तो लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के अंदर हमें देखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो गवर्नमेंट के लॉज के अंदर रह के कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं है कि हम आज हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कल पता चल रहा है कि जिस जगह पर जिस जमीन पर हम बना रहे थे यार वो तो गवर्नमेंट की थी या फिर वो किसी और की थी, ठीक है, तो इलीगल है। या कुछ गवर्नमेंट के रूल्स थे जो पहले तो ओपन थे, बाद में पता चल रहा है कि गवर्नमेंट चेंज हुई, चेंज होने के बाद उसने रूल्स बदल दिए, अब आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगा, तो ये भी देखना पड़ता है, ठीक है। फिर है डिसीजन मेकिंग, तो अप्रूव रिजेक्ट बेस्ड अप्रूव या रिजेक्ट करना है बेस्ड ऑन अप्रेजल फाइंडिंग। तो ये लास्ट स्टेज है प्रोजेक्ट अप्रेजल का। जब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं तो उसके बाद हमारा एंड में आता है कि हमें डिसीजन बनाना है, ठीक है। उस डिसीजन में हम क्या करेंगे कि जो भी अप्रेजल है हमारा उसको हमें या तो अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें। अगर सारी चीज़ सही है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर काम करेंगे, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। देन अब उसके पास हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों किया जाता है, ठीक है, किस लिए करा जाता है कि प्रोजेक्ट बनने से पहले किया हमने तो इससे हमें रिस्क मिटिगेशन करने को मिलता है कि अगर कोई भी फेलियर्स आएंगे तो उससे पहले ही हम इसको हटाते हैं। दूसरा है फिर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कि जो भी रिसोर्सेज है ना उनका प्रॉपरली यूज किया जाए, प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे है ना कम टाइम में, कम मनी में और कम लेबर के साथ हमारा काम हो जाए। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट, इससे हमें पता चलता है कि कहते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा हमें, अगर कोई चीज़ में प्रॉफिट नहीं है तो हम उसमें रुपये डाल के क्यों ही करें, ठीक है। आज के टाइम में कौन ही ये चाहता है कि कहते हैं पैसा डालें उसके अंदर और निकले नहीं, तो इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है। फिर आता है कंप्लाइंसेस, कि वो लीगल और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने एक जगह पर काम करने का कह तो दिया कि इस ज़मीन पर हमें बनाना है, बाद में पता चल रहा है कि वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, अब अगर पेड़ काटे तो उसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट एक्शन ले आपके ऊपर, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 5 है सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट में क्या आ गया, अलाइन प्रोजेक्ट विद गोल्स लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके। तो जो प्रोजेक्ट है उसको गोल लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अकॉर्डिंग करना है, जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं ना उससे सोशली इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ये भी देखना है। नाउ अब प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर ही जो कुछ टाइप आते हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें से एक है ये टेक्निकल अप्रेजल, ओके। तो टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है, तो ये सिस्टमेटिक एवोल्यूशन है प्रोजेक्ट की टेक्निकल फिजिबिलिटी का, ठीक है। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और नेसेसरी इनपुट, जो भी किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, अचीव प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली। अब यहाँ देखेंगे एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके और फोकस एरिया क्या है, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर देखोगे, इकोनॉमिक, ठीक है, तो हमें प्रोजेक्ट्स जिनकी हाई सोसाइटल वैल्यूज हैं उनको ज़्यादा मतलब वो देना चाहिए, हाँ क्या कहेंगे, उनको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। फिर है टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या होता है, इंश्योर स्केलेबिलिटी एंड
अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, ठीक है। तो टेक्निकलिटी जो भी है, स्केलेबल है या नहीं है प्रोजेक्ट आगे चल के, या टेक्नोलॉजी जो यूज़ करनी है वो है अवेलेबल कि नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर हमें कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना है पूरा, कहते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए उस कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिलेंगे। मैनेजरियल, ठीक है, अब बना लिया आपने, सारी चीज़ कर ली है, उसके बाद लीडरशिप करानी है आपको, ठीक है। ऑपरेशनल, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी हमें सेट करनी है, कितना कैपेसिटी से हमें प्रोडक्शन कराना है, एफिशिएंट कितना बनाना है, जितना कम हमारे पास कहते हैं वेस्ट होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। फाइनेंशियल, ठीक है, तो फाइनेंशियली क्या उस डिटरमाइन फंडिंग नीड्स, क्या क्या नीड्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है ये। अब क्या है की एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल अप्रेजल, तो इसके अप्रेजल की की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। की एस्पेक्ट इसके कुछ 9 हैं वैसे जो इसके अंदर मैंने लिखे हैं। अब उनको मैं धीरे एक एक करके समझा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि कल पेपर है और आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए जो भी चीज़ है। बाकी है ना स्क्रीनशॉट लेकर समझ लेना जो भी चीज़ है, प्रॉपर नोट्स हैं आपके पास। पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। उसके लिए उसके अंदर उसको भी हमें किस चीज़ के ऊपर देखना है, प्लांट कैपेसिटी के ऊपर। अगर आपने टेक्नोलॉजी ले ऐसी ली कि भाई ये टेक्नोलॉजी नहीं है कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम है, प्लांट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सही नहीं बैठ रही है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो भी बेकार है। प्लांट की जो कैपेसिटी है हमें उसके अकॉर्डिंग लेनी है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा, प्रोडक्शन इफिशियंसी, ठीक है, कितना एफिशिएंटली, कितना एफिशिएंटली हम उसको कर पाएंगे, ठीक है, कम से कम वेस्ट हो। फिर आता है टेक्निकल अरेंजमेंट, ठीक है, इंश्योर एक्सेस टू एक्सपर्टीज। तो हम अलग अलग है ना कंसल्टेंट्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे कि हमें टेक्निकली अरेंजमेंट करा सकते हैं वो ये नहीं करा सकते हैं, अगर स्किल्स की ज़रूरत है तो वो सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं। फिर आता है मटेरियल इनपुट एंड यूटिलिटीज़। तो मटेरियल इनपुट एंड यूटिलिटीज़ के अंदर है रॉ मटेरियल कहाँ से सही मिल जाएगा, किस सप्लायर पर, यूटिलिटीज़, ठीक है, वाटर पावर फ्यूल, हाँ वही, ठीक है, कहाँ से मिल सकती हैं। तो ये सब टेक्निकल अप्रेजल में पहले ही देखना पड़ता है कि भाई मिल पाएंगे या नहीं मिलेंगे। बाद में हमने स्टार्ट सब कर दिया, बाद में पता चला है कि हमें पानी तो मिल ही नहीं रहा है उस जगह पे, तो क्या फ़ायदा है इस जगह करने का, फिर हमें कॉस्ट बढ़ जाएगी उसको पानी को मंगाने की। फोर्थ है प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, अडेप्ट टू मार्केट डिमांड्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या रहता है कि मार्केट के डिमांड के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि जिस हिसाब से आ रही है ना डिमांड उसी हिसाब से काम करना चाहिए। ऊपर से जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते हैं तो क्या है आपके लिए बजट, ठीक है, बजट मॉडल ले आए एक, ठीक है, एक प्रीमियम मॉडल ले आए, ठीक है। तो जो नॉर्मल 20,000 के भी फ़ोन आते हैं, 40 के भी आते हैं, लाख 2 लाख के भी आते हैं, तो लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग है और लोगों की पे स्केल के अकॉर्डिंग। फिर आता है प्लांट कैपेसिटी। तो प्लांट की क्या कैपेसिटी है, पर्पस मैच प्रोडक्शन स्केल विद मार्केट डिमांड, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन का स्केल है उसको मार्केट की डिमांड के हिसाब से मैच करना है। अगर मार्केट की डिमांड हाई आ रही है तो आपको प्रोडक्शन का स्केल भी बढ़ाना पड़ेगा। 6 है लोकेशन एंड साइट। तो लोकेशन और साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पर बनाओगे कंपनी अपनी तो प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल क्या है, कि क्या वहाँ से कितना पास है मार्केट, ठीक है, रॉ मटेरियल इजीली आ पाएंगे वहाँ पर कि नहीं आ पाएंगे, या पता चल रहा है कि कहते हैं कि भाई रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, तो आप फिर बनाओगे कैसे। फिर है ट्रांसपोर्ट लिंक, ऊपर से ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वहाँ या नहीं है, अगर नहीं है तो आपको पता नहीं अपना ट्रांसपोर्ट का मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ रहा है और वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ये है सीमेंट प्लांट नियर लाइमस्टोन क्वेरीज टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो जो सीमेंट बनाने के लिए क्या है लाइमस्टोन क्वेरीज के पास अगर बनाएंगे तो हमें इजी पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। जो भी लाइमस्टोन या जो भी केमिकल्स वगैरह चाहिए वो सब सीमेंट को यहाँ से मिल जाएंगे, जिप्सम वगैरह, तो वो चीज़ है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है, मशीनरी कौन कौन सी यूज़ होनी है वो सारी हमें पहले से करनी पड़ेंगी, कहते हैं कौन कौन सी चाहिए मशीन, वो किस पे देखा है आउटपुट टारगेट्स पर, मशीनिंग टाइम पे कितने टाइम मशीनिंग पर देना है, ठीक है। ऊपर से सप्लायर रिलायबिलिटी कि जो भी सप्लायर है वो कितना रिलायबल है, वो हमें प्रोवाइड करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, हमारी अगर कोई डिमांड बढ़ी तो हमें करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, वो अवेलेबल चीज़ है। फिर आता है स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स। इस स्ट्रक्चर्स एंड सिविल वर्क्स के अंदर आएगा साइट प्रिपरेशन, कि हमें साइट प्रिपेयर करवा सकते हैं वहाँ पर कि नहीं करवा सकते हैं इजीली। कहीं भूकंप वाले जगह है तो वहाँ पर आपने बनवा लिया, आपने देखा जगह तो सही है बना लेते हैं, बाद में पता चल रहा है कि वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, 2 दिन में ही आपकी बिल्डिंग डूब गई, तो क्या ही फ़ायदा ऐसी जगह का। बिल्डिंग सेफ्टी सिस्टम्स को इंश्योर करना, ठीक है, फायर हाइड्रेंट्स लगवाए, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवाए, ठीक है, और MCBs वगैरह लगवाई प्रॉपर,
तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कि हम जो भी कर रहे हैं ना एवेल्यूएशन टेक्निकली, तो हम उससे ना इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जो भी काम कर रहे हैं हम उससे नुकसान तो हो ही रहा है नॉर्मली, पहला हमारा कंसर्न होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना ही हो। फिर बट उसके बाद हमारा मेन चीज़ होती है, कहते हैं कि अगर हो रहा है तो कम से कम हो। तो यही है, इन्हीं सारे एक्सपेक्ट को ज़्यादा मिलाकर हमारा 10 स्टेप प्रोसीजर बन जाता है टेक्निकल अप्रेजल का। जो भाई अभी बताइए ना मैंने, वही सारी चीज़ें उनको ईजिली समझा दे रहा हूँ। प्रोसेस सिलेक्शन की कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको कंपेयर करके निकाल लेनी है बेस्ट कौन सी है। फिर है स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, प्लांट के साइज और मार्केट डिमांड के हिसाब से ऑपरेट कराना है हमें सारी चीज़ों को, ठीक है। जब ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा बड़े लेवल पर कराना है, कम पे। और रॉ मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी करानी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्वालिटी अच्छी आए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम देनी पड़े, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ, आपको एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ेगी लोगों की, कोलैबोरेटर्स की, कंसल्टेंट्स की, कि भाई आप बताओ कि ये चीज़ सही है या नहीं। क्योंकि हर कोई हर एक फील्ड में, ये नहीं है कि एक इंसान ही हर फील्ड के अंदर नॉलेजेबल है या बेस्ट है, हर कोई अपने अपने फील्ड में बेस्ट होता है। तो वो चीज़ दिख रही है। कोलैबोरेशन अग्रीमेंट, कि कोलैबोरेट अगर हम कर रहे हैं लोगों के साथ तो हमें लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना ज़रूरी है। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क तैयार नहीं करेंगे तो हो सकता है क्या पता, कहते हैं कि वो हमें धोखा देकर भाग जाए या एंड बीच में प्रोजेक्ट छोड़ के भाग जाए, तो हमारा वही अटका पड़ा है बिल्कुल बीच में ही, तो हमारा भी पैसा डूबा और वो तो अपना लेके भाग ही गया। 6 है प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट रेंजेस हैं अलग अलग टाइप के लोगों के अकॉर्डिंग, जैसे लैपटॉप के वेरिएंट है, सस्ते सस्ता आता है, महंगे से महंगा आता है। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का मशीनिंग के मैचिंग प्रोडक्शन नीड, हाँ अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लांट की मशीनरी देखी जाएगी। प्लांट लेआउट, ठीक है, लेआउट है, अब ये है कि लेआउट अच्छे तरीके का बनना चाहिए, ठीक है। एक के बाद जो भी प्रोसेस हो रही है, असेंबली अगर किसी चीज़ की होती है तो पहले उसका बनना, जो भी अलग अलग ट्रीटमेंट की जो भी स्टेजेस होती हैं वो सब लाइन बाई लाइन हो, कि पहले इस रूम में ये होता है, फिर अगले रूम में ये हो रहा है, तीसरे रूम में ये हो रहा है, ये तो सारी चीज़ें लाइन बाई लाइन चलती रहें तो वो बेटर होता है। अब ये नहीं है कि पहले ये हुआ फिर उसके बाद पता चल रहा है कि कहते हैं कि हमें 2 रूम छोड़ के भाग के जाना पड़ रहा है आगे काम के लिए, ये नहीं होना चाहिए। तो प्लान लेआउट अच्छा होना चाहिए, लोकेशन सही होनी चाहिए कि वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो। फिर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, कि सारी जो भी चीज़ें हैं उनको फिर सीक्वेंस में लगा कर काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें थी हमारी टेक्निकल अप्रेजल में। फिर हमारे पास आता है मार्केट अप्रेजल, ठीक है। अब आपने टेक्निकली सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, बट अब हमें किस चीज़ के ऊपर एवेल्यूएट करना है, वो है मार्केट अप्रेजल, ठीक है। मार्केट का एवेल्यूशन करना है, इस सिस्टमेटिक एवेल्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस कॉमर्शियल वायबिलिटी बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट, कि वो कॉमर्शियली कितना स्टेबल है, कि उसकी क्या उसकी डिमांड है भी या नहीं है, ठीक है, स्कोप है भी या नहीं है उसका कॉमर्शियली मार्केट के अंदर। तो ये सब हमें देखेंगे मार्केट अप्रेजल के अंदर। तो मैंने वही बताया, अप्रेजल मतलब एवेल्यूशन, मार्केट के अंदर एवेल्यूएट करना उस चीज़ को। की एस्पेक्ट क्या है, डिमांड बेसिकली, ठीक है, एक्सेस करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड्स, कि करंट में और फ्यूचर में लोगों की नीड क्या है। सप्लाई, एनालाइज कॉम्पिटिटर प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपको सप्लाई के अंदर देखना है, कहते हैं कि आप कंपेटिटर है, जो अगर कंपेटिटर अगर कोई है तो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आपसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो आपके जितने कस्टमर है उनको भी खींच के ले जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप भी अपनी बढ़ाओ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। आपका अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो आप उसका कस्टमर बेस काट सकते हो। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, एवेल्यूएट सेल्स चैनल, ठीक है, ऑनलाइन रिटेल होलसेलर्स, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को क्रिएट करना, ठीक है। प्राइसिंग, डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, हमें ये भी चेक करनी होगी, कहते हैं कि अलग अलग जो मैंने बताया कि प्रीमियम हिसाब से होता है, बजट के हिसाब से भी चीज़ें आती हैं, तो ये चेक करना किस पर्टिकुलर प्राइसिंग रेंज के लिए बनाना है। और ऊपर से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर रहते रहते वो चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है। तो प्रोसेस वही है, मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, तो हमें मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनका एनालिसिस करना है। फोरकास्ट डिमांड एंड मार्केट शेयर, ठीक है, डिमांड जो है उसकी फोरकास्ट कर लो, मार्केट शेयर का। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमें बनानी है, डिज़ाइन प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में आएगा हमारा मॉनिटर सेल्स एंड एडजस्ट स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट्स ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्राइसिंग, इससे हम ये क्या करता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होने देता है। अगर हमें पहले से पता है कि इतना ही हमें प्रोड्यूस करना है तो हम ज़्यादा क्यों ही बनाएंगे, हमारा पैसा भी कम लगेगा, ठीक है। अंडर प्राइसिंग, ऊपर से ना चीज़ें सस्ती नहीं बनेंगी, ये भी नहीं है कि बहुत सस्ती हमें बेचनी पड़ रही है। अगर डिमांड है उसकी तो वो उसी हिसाब से बिकेगा, आप अच्छे लेवल पर बेच सकते हो, उसका प्राइस भी बढ़ेगा। फिर आता है आइडेंटिफाई निशे मार्केट्स, ठीक है, उससे है ना लोगों को क्लियरिटी मिलती है कि उनको किस पर्टिकुलर मार्केट में जाना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर जा रहे हैं तो AI बेस्ड में जाना है उनको,
ठीक है, किसी को किसी सर्वर बेस में जाना है या किसी को वेब डेवलपमेंट बेस में जाना है, किस में जाना है, ठीक है। एग्जांपल ऑर्गेनिक फूड ट्रेंड, अब किसी को बनाना है नॉर्मल फूड से हट के ऑर्गेनिक फूड में जा रहा है, उसको स्कोप दिख रहा है, तो वो आप फिर से की स्पेक लिख लेते हैं इसके भी। तो वही अभी जो पीछे चीज़ें बताई वही सारी चीज़ें फिर से हैं। डिमांड एनालिसिस के अंदर हम डिमांड देखेंगे, कंपनी की मतलब कस्टमर की नीड क्या है और परचेजिंग पावर क्या है, ठीक है। वही फिर दूसरा है सप्लाई एनालिसिस की, एवेल्यूएट कंपेटिटर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड मार्केट शेयर, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और मार्केट शेयर क्या है, ठीक है। उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाओगे, आप उनका कस्टमर बेस काट लोगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल असेसमेंट की, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको असेसमेंट करना। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है भाई, बजट बेस बनाना, उसका बजट प्रीमियम, अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर बनाना चीज़ों को। अब वही इसके बाद क्या आता है, मार्केट ट्रेंड्स एंड सेगमेंटेशन, ठीक है। मार्केट के अंदर जो भी नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, सेगमेंट आ रहे हैं, उनको फॉलो अप करना, ठीक है। ग्रोथ एरियाज कहाँ पर ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और कस्टमर ग्रुप्स को टारगेट करना, ठीक है। डेमोग्राफिक एनालिसिस, डेमोग्राफिकली एनालाइज करना, अलग अलग जगहों के हिसाब से क्या क्या अलग अलग जगहों में क्या क्या फेमस है, ठीक है। तो ट्रेंड फोरकास्टिंग, ट्रेंड कितना फोरकास्ट कर रहा है। अब ये मान के चलो कि मोमोज हैं, ठीक है। अब मोमोज जहाँ पर जिस एरिया में ज़्यादा लोग खाते होंगे, इन लोगों को पसंद होगा, वहाँ उसकी बिक्री ज़्यादा होगी। वहीं आप ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर लोगों को मोमोज खाना पसंद ही नहीं है, तो वहाँ कहाँ ही बिकेगा। सेम वही चीज़ है कि अगर प्रोडक्ट वहीं बिकेगा जहाँ पर लोगों की डिमांड है उस चीज़ की। फिर हमारा आता है कम्पिटिटिव एनालिसिस, कि आपको अपने राइवल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करनी है जिससे आप उसको हरा सको, ठीक है। स्विगी स्टडी करता है जोमेटो की डिलीवरी टाइम, ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स ओन लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हाँ जोमेटो का डिलीवरी बहुत फास्ट है, तो वो स्विगी भी जोमेटो की उन चीज़ों को अपनी इम्प्रूव करने के लिए उन सारी चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली वो करता है, इंटरप्रेट करता है। रिस्क असेसमेंट, ठीक है, और रिस्क असेसमेंट हमें चेक करना पड़ता है कि भाई रिस्क तो नहीं है कुछ भी, और रिस्क आएगा तो उसको हमें कैसे उस चीज़ को मार्केट अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। अब अनसर्टेनिटीज़ होती हैं हर चीज़ में, ठीक है, मार्केट के अंदर कि कब कौन सी चीज़ आ गई। अनसर्टेनिटी का मतलब कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उससे रिस्क तो नहीं है हमें, तो वो सारी चीज़ें। बायजूस फेल टू एंटिसिपेट रेगुलेटरी चेंजेस इन एडटेक लीडिंग टू लॉसेस, ठीक है। तो बायजूस था, मतलब कह लो है अभी भी थोड़ा सा, तो उन्होंने रेगुलेटरी चेंजेस नहीं कर पाया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, तो इस वजह से उनको लॉस हुआ काफ़ी ज़्यादा। फिर हमारा ये लास्ट है मैनेजरियल अप्रेजल। तो इसको एक सिंपल सोबर वर्ड्स में बता देता हूँ। बेसिकली मैनेज करना, मैनेजरियल ये ऑर्गेनाइजेशनल होता है पूरा, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं, अगर आपने उस पूरी मैनेजमेंट टीम जो भी है, अगर आपने उसको अच्छे से लीड कर लिया तो आप प्रॉफिट बनाओ प्रोजेक्ट में, क्योंकि जितना अच्छा बंदा उतना अच्छा काम होगा, जितना अच्छा काम होगा उतना आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो वाइड मैटर्स क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होगा तो छोट मतलब कितना भी वीक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको भी आप इजीली कन्वे कर सकते हो, जिसमें आपको लग रहा था कहते हैं कि हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होगा तब भी आप उसको बना लोगे। लेकिन अगर पुअर मैनेजमेंट हुआ ना, ठीक है, आप चीज़ों को सही से करना नहीं जानते, मैनेजमेंट ही खराब है, तो जो प्रॉमिसिंग वन था, जो आपको लगता था कि बन जाएगा बहुत आसानी से, वो भी बना नहीं पाओगे आप। फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, तो अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसको अगर कोई देखेगा कि भाई हाँ इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिकली होती हैं, तो वो भी फंडिंग के लिए इजीली करेगा, क्योंकि वो असेसमेंट करते हैं इसी चीज़ का, प्रिवेंट्स फेलियर, और ऊपर से है ना जो भी फेलियर्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों को वो रोकता है। भाई तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। पहले है इंटीग्रिटी, ठीक है, तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए पूरी टीम के अंदर। फिर होती है फोर साइटेडनेस, ठीक है, मार्केट में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, प्लान अहेड होने वाले हैं, उसके बारे में दूरदृष्टि होनी चाहिए कि भाई आगे फ्यूचर में क्या होगा और हम उसमें क्या बेटर कर सकते हैं अपने साथ। लीडरशिप, ठीक है, पूरी टीम को लीडरशिप करने वाला होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसको लीड करना है पूरी। ऊपर से विजन है, उनके सबके शेयर्ड विजन होने चाहिए एक साथ काम करने की। इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, हेल्दी वर्क स्पेस होना चाहिए, ठीक है, कि पहले सुपीरियर, उसके अंदर सबऑर्डिनेट है, फिर उसके अंदर भी सबऑर्डिनेट्स हैं जो भी हैं, तो इन सबके बीच में है ना रिपोर्टिंग की
प्रॉपर वो होनी चाहिए कि वो उसको जाकर रिपोर्ट करेगा, वो उसको जाकर रिपोर्ट करेगा, ठीक है। ये भी नहीं है कहते हैं कि वो अपना जो पोजीशन है उसका मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, टेक्निकल फाइनेंशियल स्किल्स सबके बीच में प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, कमिटमेंट, लोग जो भी हैं वो अपने काम को लेकर कमिटेड होने चाहिए, और परसिवरेंस, ठीक है, रेजिलियंस इन ओवरकमिंग सेटबैक्स। अगर फेलियर्स होता है या कुछ भी होता है तो उसके अंदर हमें ऐसे बैठे नहीं जाना है केवल, उसके लिए हमें कोशिश करना है कि नहीं अभी हम इसको और सही कर सकते हैं, उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है। एंड इसी के साथ हमारा यूनिट पूरी होती है। सो वेरी गुड जॉब लिसनर्स, आपने अभी तक पूरी यूनिट को सुना, एंड कल एग्ज़ाम है तो अच्छे से आप पढ़ें, और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय।